देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम गैसेस की ही काइनेटिक थ्योरी क्यों पढ़ते हैं? आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? यस सर। तो गैसेस की काइनेटिक थ्योरी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री होते हैं मोशन के लिए, है ना? तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है और उसी को हमें पढ़ना है। सॉलिड्स में, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास इतनी लिबर्टी नहीं होती कि वो मूव कर सके, है ना? उनकी एक प्रॉपर शेप होती है। और लिक्विड में भी ये जो प्रॉपर्टी है काफी कम होती है, लेकिन जो गैसेस है उसमें मॉलिक्यूल्स के पास अगर थोड़ी सी भी एनर्जी होगी तो वो मूव करेंगे, और इतनी एनर्जी हमेशा उनके पास होती है। तो उसका हम प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे गैस का, तो उसके लिए कुछ एजम्पशंस हैं। तो इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए ये एजम्पशन है कि एवरी गैस इज मेड अप, फर्स्ट एजम्पशन देखिए नंबर 1 पे, एवरी गैस इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल। तो हमने ये कंसिडर कर लिया कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब एक जैसे हैं, स्फेरिकल है और रिजिड है। तो मॉलिक्यूल्स के जो पार्ट्स होंगे वो रिजिड है, मतलब वो आपस में मॉलिक्यूल के अंदर मूव नहीं कर रहे हैं, है ना? तो रिजिड मॉलिक्यूल है। तो हम इस वाली assumption के बेसिस पे उन सभी मॉलिक्यूल्स का मास सेम कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड assumption है, these molecules are always in the state of random motion, that is they are free to move in all possible directions। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इससे हमें उनके एवरेज वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है। थर्ड है, these molecules do not exert any force on each other। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते, है ना? फोर्स क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि इनका जो मास है वो बहुत कम होता है। तो ग्रेविटी का या किसी और फील्ड का इन पे कोई ज्यादा असर नहीं होता है। इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, है ना? तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते, और ना वॉल के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। तो ये सब जो फोर्स है ये तभी लगाएंगे जब कोलिजन होगा, है ना? तो ये पार्टिकल अगर वॉल के साथ कोलाइड करेंगे तभी वो उसके ऊपर फोर्स लगा पाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि कोई फोर्स नहीं है तो इनका जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है ना? तो जब फोर्स होगा तभी वो अपने पाथ को चेंज कर सकता है। तो जब भी, जैसे ये सपोज करिए कि कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाए, है ना? मान लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग गया, तो इसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा स्ट्रेट लाइन से, और एक कर्वी लीनियर पाथ हो जाएगा। तो क्योंकि इन पे कोई फोर्स नहीं लगता है, ये किसी दूसरे के ऊपर भी फोर्स नहीं लगाते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन में फोर्स लगाएंगे जब ये कोलाइड करेंगे। तो जिस कंटेनर में इसको रखा हुआ है, सपोज करो कि आप एक कंटेनर में इसको रख देते हैं, है ना? ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भरे हुए हैं, यानी कि गैस भरी हुई है। तो ये रैंडम मोशन में है सारे पार्टिकल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, कोई इधर मूव करेगा कोई इधर मूव करेगा। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो क्योंकि फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इस वजह से इनका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन का पाथ होगा। फोर्स कब लगाएंगे? जैसे ये सपोज करिए कि ये वाली वॉल है, ये पार्टिकल इस पे स्ट्राइक करता है, कोलाइड करता है, तो तब ही फोर्स लगेगा। तो बिना कोलिजन के किसी फील्ड की वजह से ये कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ग्रेविटेशन में कि हर एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि इनका मास इतना कम होता है कि उसका ग्रेविटी का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब ये देखिए फोर्थ कोलिजन है, फोर्थ पॉइंट है, all these collisions between the two molecules and with the walls of vessel are perfectly elastic। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब होता है? हमने कोलिजन थ्योरी में पढ़ा था कि जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, है ना? यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब ये कोलिजन करेंगे तो उसमें कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद में जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल हो। ठीक है, अब देखिए कि आपको ये पता है कि किसी भी कंटेनर में अगर आप एक गैस को फिल करते हैं तो उस गैस का वॉल्यूम उसी कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। लेकिन उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में काफी गैप होता है, यानी कि जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम काफी कम होता है।
तो ये assumption बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए गैस का वॉल्यूम अलग चीज है और गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अलग चीज। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। अब गैस जो है वो तो, जैसे आपने एक कंटेनर के अंदर भर दिया गैस को, तो उस कंटेनर का जितना भी वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके मॉलिक्यूल का वॉल्यूम देखोगे तो ये मॉलिक्यूल बहुत टाइनी रिजिड पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो गैस के रिस्पेक्ट में काफी कम हो, यानी कि निग्लिजिबल हो। अब देखिए नेक्स्ट assumption है, these molecules move in straight line path between their two successive collisions called free path, है ना। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो पाथ है उसको फ्री पाथ लैम्डा से डिनोट करते हैं, और टू सक्सेसिव कोलिजन का जो रिलैक्सेशन टाइम है उसको टॉ से डिनोट करते हैं। तो देखिए कि ये जो पाथ है, सपोज करो कि ये कोई पार्टिकल है ना, ये दूसरा पार्टिकल है, ये इसके साथ कोलाइड किया, तो इसमें जो डिस्टेंस है वो लैम्डा हो गया और जो टाइम है वो t1 हो गया, है ना। फिर ये जो पार्टिकल है फिर किसी दूसरे के साथ कोलाइड करेगा, तो ये लैम्डा 2 पार्ट ट्रेवल करेगा और उसमें टाइम t2 लगेगा। तो अगर बहुत सारी हम कोलिजन्स को देखें तो उसका एवरेज निकालेंगे, तो जो मीन फ्री पाथ है वो लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n नंबर ऑफ कोलिजन्स का पाथ लेंगे और उसका जितना भी टोटल टाइम होगा उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये टोटल टाइम हो गया, सॉरी n से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज हो जाएगा। ऐसे ही टॉ निकालेंगे तो जितना भी टाइम है उसका एवरेज निकाल देंगे, तो t1 t2 tn से n को डिवाइड कर देंगे। तो ये जो एवरेज पाथ है इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, है ना। और ये जो टाइम है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमको दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में गैस की स्पीड मिल जाएगी। तो गैस की स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि लैम्डा अपॉन 2 टॉ। ठीक है, तो ये हो गया मीन फ्री पाथ और ये रिलैक्सेशन टाइम, ये दोनों एवरेज वैल्यूज हैं। तो n नंबर ऑफ कोलिजन्स का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई n, ये मीन फ्री पाथ हो गया, और रिलैक्सेशन टाइम उसमें जितना भी टाइम लगा उसका एवरेज निकाल लो तो टॉ हो जाए। नेक्स्ट है, सिंस मास ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबली स्मॉल, ये अभी बताया था कि भाई जो मास ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बहुत छोटा होता है, तो ग्रेविटी का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है मोशन के ऊपर, है ना। तो इसलिए इसका पाथ स्ट्रेट होता है। तो इस वाले जो पार्ट है, 8th पॉइंट जो है, इससे हमें ये पता लगता है कि उसका पाथ स्ट्रेट क्यों होता है ना। ये जो पार्टिकल है दो कोलिजन्स के बीच में एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई कर्व नहीं बनता। कर्व इसलिए नहीं बनता क्योंकि ग्रेविटी का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है और उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आपसे ये पॉइंट पूछे जाएंगे, आपको इन पॉइंट्स को याद करना है। ठीक है, तो एग्जाम में ये अजम्पशंस पूछे जाते हैं कि काइनेटिक थ्योरी के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब जितने भी अजम्पशंस हैं उन सारे अजम्पशंस को यूज करके हम प्रेशर निकालेंगे कि गैस वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, और प्रेशर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो पहले हम ये निकालेंगे कि भी जो वॉल्स हैं उनके ऊपर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना फोर्स लगाएंगे और उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर निकल जाएगा। और जो फोर्स है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फोर्स की जो कैलकुलेशन है उसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम से कैलकुलेट करेंगे। सपोज करिए कि हमने इस कंटेनर के अंदर m ग्राम आइडियल गैस, आपको पता है आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस में हम PV इज इक्वल टू nRT का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमने इसके अंदर इस कंटेनर के अंदर m ग्राम गैस लिया, है ना। तो ये जो गैस का मास है वो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर होगा। तो हमने एक मॉलिक्यूल का जो मास है उसको स्मॉल m लिया और n नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स लिए। तो इन दोनों में इक्वेशन बनेगी कि टोटल मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो कैपिटल M है वो तो पूरी गैस का मास हो गया, स्मॉल m एक और मॉलिक्यूल का मास हो गया और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया।
ये जो कंटेनर है इसकी साइड को हमने एल कंसिडर कर लिया, तो ये भी एल हो गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट क्यूबिकल हमने ये कंटेनर लिया है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एल क्यूब। तो वेसल के अंदर जो गैस की डेंसिटी होगी, है ना, तो मास अपॉन वॉल्यूम, ये गैस का मास हो गया, और जिस कंटेनर के अंदर वो रखा हुआ है उसके वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दो, तो ये m अपॉन एल क्यूब हो। अब देखिए एक पर्टिकुलर पार्टिकल को लीजिए कि जैसे ये कोई पार्टिकल है, इसकी जो वेलोसिटी है वो v है ना, तो ये स्पेस में रैंडम मोशन करता है, तो इसके हर एक जो पार्टिकल है वो रैंडम मोशन में होगा। हम इसकी वेलोसिटी को डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। हम इसकी वेलोसिटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको x एक्सिस का कंपोनेंट vx दे दिया, i कैप, फिर vy j कैप और vz k कैप। तो किसी भी पार्टिकल का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो vx होगा। अगर ये ith पार्टिकल है तो यहाँ पे हम एक सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे i, यहाँ पे भी एक सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे i, और यहाँ पे भी एक सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे i। अभी जो i है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए 1 होगा, सेकेंड पार्टिकल के लिए 2 होगा, थर्ड पार्टिकल के लिए 3 होगा, और ऐसे ही ये n तक जाएगा। तो ये जो i है ये हर एक पार्टिकल के लिए 1 से लेके n तक की इसकी वैल्यू होगी। तो अगर हम सपोज करो vi लेते हैं तो उसका जो x एक्सिस का जो डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो vx i हो जाएगा। तो दिस इज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन ऑफ ईच पार्टिकल, है ना। तो अगर ये फर्स्ट पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी vx1, अगर ये सेकंड पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी vx2, अगर ये थर्ड पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी vx3। क्लियर है। तो क्योंकि इसमें रैंडम मोशन है तो जैसा बिहेवियर इसका x एक्सिस की डायरेक्शन में होगा उसी तरह का बिहेवियर इसका y एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, और उसी तरह का बिहेवियर इसका z एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम सिर्फ एक एक्सिस को इसकी वेलोसिटी को कंसीडर करें तो बिल्कुल उसी तरह का बिहेवियर y एक्सिस की तरफ भी होगा, उसी तरह का बिहेवियर z एक्सिस की तरफ भी होगा। तो अभी हम सिर्फ x एक्सिस के कंपोनेंट को लेके कैलकुलेशन करेंगे फोर्स की, फिर प्रेशर निकालेंगे, फिर उतना ही y एक्सिस के अलोंग ले लेंगे, उतना ही z एक्सिस के। तो ये x एक्सिस के अलोंग जब ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ठीक है, तो दो कोलिजन के बीच में इसको कितना टाइम लगेगा। देखो ये पार्टिकल ऐसे इस वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा, है ना, तो जब ये स्ट्राइक करेगा तो उसको हमने t इज इक्वल टू 0 टाइम ले लिया। अब क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, यानी कि जितनी वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में थी, मान लीजिए कि v1, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में v1 ही रहेगी। तो ये v1 वेलोसिटी से इधर जाएगा फिर वापस आएगा, है ना, इधर से स्ट्राइक करके फिर वापस आएगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल कितनी लेंथ लगेगी, l प्लस एल 2l लेंथ लगेगी, और इसकी जो स्पीड है वो v1 है। तो 2l लेंथ v1 स्पीड से ये ट्रेवल करेगा, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन में, एक वॉल के ऊपर दो कंसेक्यूटिव कोलिजन में इसको टाइम लगेगा 2l अपॉन vx i, अगर हम ith पार्टिकल को ले रहे हैं। तो इससे हम ये जब दूसरी बार स्ट्राइक करेगा, और इसने जब पहली बार स्ट्राइक किया था और जब दूसरी बार स्ट्राइक करेगा, तो उन दोनों स्ट्राइक के बीच में हम इसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका मोमेंटम कितना होगा x एक्सिस के डायरेक्शन में। तो ये जो है इनिशियल मोमेंटम हो गया m इंटू वी एक्स आई, और ये इसका कोलिजन के बाद फाइनल मोमेंटम हो गया m वी एक्स आई, और इसकी जो डायरेक्शन है ऑपोजिट है तो इसलिए ये माइनस होगा। तो इसमें जो मोमेंटम चेंज हम निकालेंगे वो ये जो फाइनल मोमेंटम है इसमें से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे। तो ये माइनस एम वी एक्स आई, ये फाइनल मोमेंटम हो गया, और इसमें से एम वी एक्स आई माइनस कर देंगे, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, तो ये माइनस 2m वी एक्स आई आ जाएगा। तो इस तरह से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल सकते हैं अगर हम इस वाले टाइम को इससे डिवाइड कर दें तो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। जिस तरह से x एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स आएगा उसी तरह से y एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स आएगा, और उसी तरह से z एक्सिस वाली वॉल के ऊपर फोर्स आएगा। तो देखिए जो वेलोसिटी है, मान लीजिए कि ये कोई ith पार्टिकल है,
ये जैसे सपोज करिए कि एक पार्टिकल है और ये ith पार्टिकल, इसकी जो वेलोसिटी है इसको हमने वी आई वेक्टर से डिनोट किया। इसके ये 3 कंपोनेंट हो गए, Vx x एक्सिस की डायरेक्शन में, I इसका सबस्क्रिप्ट है, ऐसे ही y एक्सिस की डायरेक्शन में Vy हो गया और z एक्सिस की डायरेक्शन में Zi हो गया। ये इसके लिए हमें वेक्टर बनाने के लिए इसको k कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे वेलोसिटी का, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आपको पता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट Vxi स्क्वायर प्लस Vyi स्क्वायर प्लस Vzi स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर कर दो, तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। Vi स्क्वायर इज इक्वल टू Vxi स्क्वायर प्लस Vyi स्क्वायर प्लस Vzi स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और इसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के बीच में रिलेशनशिप होगा। ये अभी आपको समझाया था कि एक्स एक्सिस में ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये फाइनल मोमेंटम। इसमें स्पीड चेंज क्यों नहीं होती? स्पीड चेंज इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड नहीं। तो जब ये इस वाली वॉल के साथ पार्टिकल ऐसे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी Vxi कैप होगी, और फिर जब टकरा के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तब भी इसकी जो स्पीड है वो Vxi रहेगी, है ना। सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी तो उसके लिए हमने माइनस लगा दिया। तो हमारे पास मोमेंटम आ गया, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये फाइनल मोमेंटम। अब इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे, तो दोनों के डिफरेंस निकालने से हमको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट किया, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दिया। तो फाइनल मोमेंटम कितना था? माइनस एम वी एक्स आई, और इनिशियल मोमेंटम एम वी एक्स आई। तो ये हो गया माइनस 2m वी एक्स आई। ठीक है, अभी जो ith मॉलिक्यूल है उसको जैसे एक बार ये वॉल से टकराया, फिर ये वापस गया, एल लेंथ इसने कवर की, फिर इधर से टकरा के फिर एल लेंथ कवर की, फिर ये इधर टकराया। तो एक वॉल पे दो कंसेक्टिव कोलिजन के बीच में उसको कितना टाइम लगा, उसके लिए हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया एल प्लस एल 2l, और स्पीड ऐसे भी स्पीड वही है, ऐसे भी स्पीड वही है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, तो स्पीड तो Vxi रहेगा। तो ये टाइम लग गया। अब हमें इसका 1 सेकंड में चेंज इन मोमेंटम निकालना है। 1 सेकंड में चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम है इसको हमने टाइम से डिवाइड कर दी। ठीक है, तो रेट चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा। तो देखिए इसमें t की वैल्यू हमें सिर्फ डालनी है, ये हो गया माइनस 2m Vxi इंटू 1 अपॉन टी, टी हो गया 2l अपॉन Vxi। आई सब्सक्रिप्ट है, फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड मॉलिक्यूल के लिए 2 हो जाएगी। इस तरह से 1 आई की जो वैल्यू है वो 1 से लेके n तक जाएगी। ये Vxi ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये Vxi स्क्वायर हो जाएगा, नीचे l बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। और जो न्यूटन का जो लॉ है वो बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल होता है। तो ये जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। ये चेंज इन मोमेंटम किसके ऊपर है? ये चेंज इन मोमेंटम हमने निकाला है मॉलिक्यूल का, है ना। तो ये वॉल का मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स हो गया, वॉल का मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स। ठीक है, अब अगर वॉल मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा रही है तो मॉलिक्यूल भी वॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। ठीक है, तो वॉल मॉलिक्यूल के ऊपर इतना फोर्स लगाएगा और मॉलिक्यूल वॉल के ऊपर इतना फोर्स लगाएगा। इन दोनों में क्या फर्क है? मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, और ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। ठीक है, तो ये ith मॉलिक्यूल का
एक्स एक्सिस वाली वॉल के ऊपर फोर्स हो गया, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस वाली वॉल है उसके ऊपर फर्स्ट, अब आई की वैल्यू डाल दीजिए। आई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, ठीक है। तो सारे मॉलिक्यूल्स का इस वाली वॉल के ऊपर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा कि जो सारे मॉलिक्यूल्स मिलके इस वॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे आई की प्लेस पे 1 से लेके n तक सब्स्टिट्यूट करना है। तो आई को पहले 1 रख दीजिए, वी एक्स वन स्क्वायर हो गया, फिर 2 रख दीजिए, वी एक्स टू स्क्वायर। इस तरह से ये टोटल एक्स वाले वॉल के ऊपर फोर्स आ गया, है ना। ये किसका है? सारे मॉलिक्यूल्स का, मतलब सारी गैस इस वाली वॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, वो फोर्स आ गया। अब क्योंकि रैंडम मोशन है, तो जैसा बिहेवियर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा वैसे ही वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा, वैसे ही जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो हमने एक चीज को स्टडी कर लिया। अब यही स्टडी हमें वाई एक्सिस के अलोंग भी लगानी है और जेड एक्सिस के अलोंग भी लगानी है, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है इसमें m अपॉन एल तो कांस्टेंट है, ये m अपॉन एल कांस्टेंट है, और ये वी एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर वी एक्स एन स्क्वायर, इसको हमने समीशन से लिख दिया वी एक्स आई स्क्वायर, और आई इसमें वेरिएबल हो गया 1 से लेके n तक, ये 1 to n जाएगा, ठीक है। तो जो गैस है वो वॉल के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी एक्स एक्सिस वाली वॉल के ऊपर, तो प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो वॉल का एरिया अगर a है तो एक्स एक्सिस वाली वॉल के ऊपर जो फोर्स है वो एफ एक्स अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, तो एफ एक्स की वैल्यू m अपॉन एल समीशन वी एक्स आई स्क्वायर, और एरिया की वैल्यू एल स्क्वायर हो जाएगी, तो ये एल क्यूब बन जाएगा। और क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो उसको हमने पी एक्स से डिनोट कर दिया, है ना। तो देखिए एफ एक्स की वैल्यू तो थी m अपॉन एल समेशन वी एक्स आई स्क्वायर, और i की वैल्यू 1 से लेके n तक, और इसको जब हम एल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये एल स्क्वायर इंटू एल एल क्यूब हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी m अपॉन एल क्यूब समेशन वी एक्स आई स्क्वायर, ये i है, वी एक्स आई स्क्वायर, और i की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। और ये जो प्रेशर है ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो इसी तरह से वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी प्रेशर आएगा। तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में बस आपको क्या करना है, एक्स की जगह वाई लिखना है, ये आई है ना। और ऐसे ही जेड एक्सिस के डायरेक्शन में भी प्रेशर आएगा, ठीक है। तो अब हमें प्रेशर के तीनों कंपोनेंट मिल गए, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आ गया, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में आ गया, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में आ गया। अब आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों में से जो प्रेशर है वो कौन सी वाली वॉल के ऊपर सबसे ज्यादा होगा? बताइए बेटा, पी एक्स ज्यादा होगा या पी वाई ज्यादा होगा या पी जेड ज्यादा होगा? है ना। तो क्योंकि हाँ बताइए बेटा। तो सेम होगा ना? सेम होगा, है ना। तो एक्स वाई जेड सब में सेम होगा। तो जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो और उसमें 3 रीडिंग आती है, तो उसकी एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम उसका एवरेज निकालते हैं। तो इसी तरह से अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है किसी भी वॉल के ऊपर, तो हम इन तीनों का एवरेज निकाल देंगे, तो प्रेशर की जो है एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगी, मतलब ट्रू वैल्यू हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो 3 एक्सप्रेशन है पी एक्स पी वाई और पी जेड का, तो उसका अगर एवरेज निकाल दें तो वो प्रेशर की ट्रू वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो सारे गैस मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर लगाएंगे वॉल के ऊपर, वो इन तीनों का एवरेज हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों का एवरेज हमने कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू आ गई, तीनों को ऐड करिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1/3 पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड हो जाएगा। ये पी एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, पी वाई की वैल्यू ये हो जाएगी, और पी जेड की वैल्यू ये हो जाएगी। ये जो सारे सब्सक्रिप्ट हैं ये आई है ना, इसमें आई वेरिएबल है, ये 1 से लेके n तक जा रहा है, ठीक है। तो आप इन सबको ऐड करोगे और 3 से डिवाइड कर दोगे, तो ये m/l क्यूब तो कॉमन आ जाएगा, और ये सारे जो टर्म्स हैं ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे हम प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो बस हमें इसमें ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है।
पी एक्स पी वाई पी जेड सभी में m बाई एल क्यूब कॉमन था, तो ये m बाई एल क्यूब तो कॉमन आ जाएगा। ये 1/3 एवरेज के लिए हो गया। पी एक्स की वैल्यू वी एक्स आई स्क्वायर, ये वी एक्स आई स्क्वायर, ये आई है सब्सक्रिप्ट, यहाँ पे भी ये सब्सक्रिप्ट आई है और ये सब्सक्रिप्ट आई है। तो हमने सबसे शुरू में निकाला था कि अगर वेलोसिटी वी आई की वैल्यू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के है, तो इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, है ना। तो वी आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो इसकी ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी आई स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो अब इसको हमने समेशन को एक्सपेंड कर दिया, तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके n तक जाएगी। तो हमने ये i को 1 से लेके n तक सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो v1 स्क्वायर हो गया। फिर i को 2 पुट करेंगे तो v2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 पुट करेंगे तो vn स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो स्मॉल m है, शुरू में हमने रिलेशन निकाला था मास ऑफ गैस इज इक्वल टू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमें स्मॉल m की वैल्यू डालनी है, मतलब तो हम पूरे मास ऑफ गैस को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये जो स्मॉल m है, इसको हम कैपिटल M बाई n लिख सकते हैं। तो जो स्मॉल m है उसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी m बाई स्मॉल n, ठीक है। तो ये m बाई स्मॉल n हो गया, तो ये हो गया 1/3 m अपॉन एल क्यूब, और ये वाला जो टर्म है ये, इसको हम वी आर एम एस स्क्वायर बोलते हैं। एक्चुअली वी आर एम एस की जो फुल फॉर्म है वो होती है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, है ना। आरएमएस की फुल फॉर्म है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका रूट निकालना है, किसका, मीन ऑफ स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स का अगर मीन निकालेंगे तो ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर vn स्क्वायर, इनका मीन निकालने के लिए हमको इसको n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये VRMS की डेफिनेशन होती है। अगर आप इसको स्क्वायर करोगे, VRMS को स्क्वायर करोगे, तो ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी जो ब्रैकेट के अंदर। तो इस ये वाला जो पूरा टर्म है उसको हम VRMS स्क्वायर लिख सकते हैं, और VRMS को हम स्पीड ऑफ गैस लिखते हैं c, है ना। तो c क्या है, VRMS, यानी कि रूट मीन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस, ठीक है। तो VRMS को हमने c से रिप्लेस कर दिया, तो इसका फॉर्मूला हो गया 1/3 m बाई एल क्यूब c स्क्वायर। तो एक सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है, बस आपको वेक्टर्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रैंडम मोशन को आपने क्या किया, एक्स वाई जेड एक्सिस में डिवाइड कर दिया। फिर एक्स एक्सिस के अलोंग जो वॉल थी, जो पार्टिकल्स एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, या जो एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है वो अपने ऑपोजिट वॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया, उसको एरिया से डिवाइड कर दिया तो प्रेशर आ जाएगा। अब क्योंकि रैंडम मोशन है तो जैसा बिहेवियर एक्स एक्सिस वाली वॉल के साथ होगा, बिल्कुल उसी तरह से बिहेवियर वाई एक्सिस वाली वॉल के साथ होगा, और जेड एक्सिस वाली वॉल के साथ भी उसी तरह का बिहेवियर। फिर हमने उनका एवरेज निकाल लिया, तो हमें पूरे जो गैस है उससे वॉल्स के ऊपर वो गैस कितना प्रेशर लगाएगी उसकी वैल्यू मिल गई। तो ये हो जाएगा 1/3 m अपॉन एल क्यूब इंटू सी स्क्वायर। सी जो पार्टिकल्स की इंडिविजुअल वेलोसिटीज हैं उनका आरएमएस वैल्यू है, यानी कि वी आर एम एस हो गया अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर डिवाइड बाय n। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक में जो फॉर्मूला है ये आपको प्रेशर के लिए यूज करना है, 1/3 m बाई एल क्यूब इंटू सी स्क्वायर। ये जो एल क्यूब है इसको हम v लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। फिर वो जो मास अपॉन वॉल्यूम है वो डेंसिटी हो जाएगी गैस की, है ना। तो ये वाला जो टर्म है m अपॉन v, इसकी जगह हम डेंसिटी ऑफ गैस लिख सकते हैं। ये जो कैपिटल M अपॉन V है, एल क्यूब को हमने V लिख दिया और M अपॉन V को डेंसिटी ऑफ गैस लिख दिया। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 डेंसिटी ऑफ गैस इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हम रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में निकाल सकते हैं। हम यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3pv अपॉन m हो जाएगा, और अंडर रूट कर दो तो c की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3pv अपॉन m। तो अगर आपको रूट मीन वेलोसिटी को रिलेट करना है प्रेशर और
वॉल्यूम के साथ, तो वेलोसिटी का प्रेशर और वॉल्यूम के साथ ये रिलेशनशिप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर ये जो मोल्स कॉन्सेप्ट हम इसमें लगा के इसको मोल्स के टर्म्स में भी चेंज कर सकते हैं। आइडियल गैस के लिए हम पीवी की प्लेस पे एनआरटी लिख देंगे, तो उससे फिर ये टेम्परेचर का भी इससे रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें दो चीजें चेंज करेंगे, एक तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसको यूज करेंगे, और मोल कॉन्सेप्ट, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। अगर हम मास को मोलर मास से डिवाइड कर दें तो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ये जो m इंटू स्मॉल m है, दिस इज मोलर मास ऑफ गैस, यानी कि मास ऑफ वन मोल का मतलब क्या होता है? वन मोल का मतलब होता है n मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर कैपिटल N। ठीक है, तो n मॉलिक्यूल्स का जो मास है उसको हम वन मोल बोलेंगे, उसको mm से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मास ऑफ गैस को मोलर मास से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो m की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? हम m को रिप्लेस कर सकते हैं n इंटू मोलर मास से। ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आपको मास नहीं दिया हुआ है तो कैपिटल M हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ द गैस। देखिए, ये जो पीवी है इसको हमने एनआरटी से रिप्लेस कर दिया, ये पीवी की प्लेस पे आ गया एनआरटी, है ना, इस वाले इक्वेशन से। ठीक, और ये m हो गया। अब ये जो n अपॉन m है, ये n अपॉन m, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3RT। अगर हम n को यहां से हटाएंगे तो ये m अपॉन n आ जाएगा, और ये जो m अपॉन n है ये मोलर मास के बराबर हो जाएगा। अगर आप टोटल गैस के मास को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दोगे तो ये मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो जो रूट मीन्स वेलोसिटी है उसका देखो, ये सारे रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। ये प्रेशर और वॉल्यूम के साथ रिलेशन है, ये टेम्परेचर के साथ रिलेशन है मोलर मास के साथ, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो है ही है, तो ये मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर आप दो गैसेस को कंपेयर करोगे, आपको मोलर मासेस दिए हुए हैं, तो उनके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो मोलर मास के रूट के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एक बार आप इसको लिख लेंगे तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। याद भी नहीं करने हैं, बस एक फॉर्मूला याद करना है और उससे ये फॉर्मूले आप जब चाहे जब बना सकते हो। ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट आपको आता ही होगा। अब देखिए, जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, तो हमने अभी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो हर एक पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो c के बराबर है ना। तो एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? 1/2mv²। तो यहाँ v की प्लेस पे हम mc² लिख सकते हैं, जो c टर्म है उसको हम v की प्लेस पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है ना। तो ईच मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हो गया। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला हमने 1/2mc² लगा दी। अब अगर आपको टेम्परेचर से इसका रिलेशन निकालना है तो c की वैल्यू अभी हमने निकाली थी अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, c² की वैल्यू हो जाएगी 3RT डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, ये मोलर मास हो गया और ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हो गया। तो मोलर मास को अगर हम एक मॉलिक्यूल के मास से डिवाइड कर देंगे तो n आ जाएगा, है ना। ये जो n है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक, तो ये जो mm/m है इसको हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, तो m मोलर मास डिवाइड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। तो ये जो r बाई n है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल होता है। यहाँ पे जो n है ये एक मोल हो गया, ये मास हो गया, मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल, है ना, और ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक मोल में n मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एवोगैड्रो नंबर। तो ये m से तो m कट जाएगा तो एवोगैड्रो नंबर बचेगा n। तो ये mm बाई m की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी। और ये जो r बाई n का जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी? 3/2 kT के इक्वल हो जाएगी। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो वो 3/2 kT के इक्वल होगी। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है, मतलब एक मॉलिक्यूल जो गैस है वो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें एक ही फैक्टर आएगा, टेम्परेचर। तो किसी भी पार्टिकल की अगर आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो 3/2 kT के इक्वल होगा, यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना टेम्परेचर हम गैस का बढ़ाएंगे उसके मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उतनी इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी सी की हेल्प से रिलेट कर दिया। तो जो 3/2 kT थी वो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थी। अब हम एक मोल की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो वो बड़ा सिंपल है, एक मोल के लिए उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो ये जो मोल है इसका क्या मतलब होता है? मोल का मतलब होता है n मॉलिक्यूल्स। ये जो वन मोल है, वन मोल, तो मोल कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, ये n मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। n क्या चीज है? n एवोगैड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि किसी भी गैस के वन मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ये जो 3/2 kT है ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? n मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर। k अभी हमने पढ़ा था, k की वैल्यू r बाई n के इक्वल थी। तो अगर हम k को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये r के बराबर हो जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से k को n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 3/2 kT। यहाँ पे k जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालना है तो या तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए 3/2 RT, है ना। क्योंकि अगर इसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो वो r ही बन जाएगा, यानी कि k इंटू n r के इक्वल होगा। तो ये जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल है वो भी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी कि कोई भी गैस आप ले लीजिए, वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी या मोलर काइनेटिक एनर्जी वो दोनों टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अभी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने पढ़ा है इससे हम गैस लॉज के कुछ गैस के लॉज को वेरीफाई करेंगे, मतलब जो लॉज हमें पहले से पता है उनको इस कॉन्सेप्ट से ट्रू प्रूव करेंगे कि वो ट्रूथ है। देखिए ये दो फॉर्मूले आप याद रखिएगा। प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 रो सी स्क्वायर, रो को हम m/v लिख सकते हैं, और टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन होता है √3 RT बाई मोलर मास। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बॉयल्स लॉ।
बॉयल्स लॉ कहता है कि फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो जो P है वो V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, ये बॉयल का लॉ है। तो आप इसको देखिए जरा, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो C जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो C कांस्टेंट हो जाएगा, और m तो कांस्टेंट है ही। तो यहाँ से आप ये P इज इक्वल टू 1/3 m/v c² से डायरेक्टली बता सकते हो कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो C कांस्टेंट हो जाएगा, और C कांस्टेंट होने की वजह से प्रेशर V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि P जो है वो V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चार्ल्स लॉ को देखें। चार्ल्स लॉ कहता है कि फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसमें जो चार्ल्स लॉ है वो कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल होता है, और वो बताता है कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से आप वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो V किसके बराबर हो जाएगा, m/p c² के इक्वल हो जाएगा, और इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, तो ये C की वैल्यू डालोगे तो ये रिलेशन बन जाएगा, ऊपर से c² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। इसमें Rm प्रेशर तो कांस्टेंट है, मोलर मास भी कांस्टेंट है ना। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है और उसमें C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो वो T के ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट है ही, M भी कांस्टेंट है, MM भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ प्रेशर की प्रॉब्लम थी। चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर काम करता है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो V T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इससे जो चार्ल्स लॉ है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब होता है, कोई पार्टिकल कितनी तरह के मोशन रख सकता है, मतलब कितनी तरह से वो मूव करने के लिए फ्री है, उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है, तो जो डिग्री है वो फ्रीडम की डिग्री है, मतलब मोशन के फ्रीडम की डिग्री है। तो पार्टिकल किस किस तरह का मोशन कर सकता है, पार्टिकल में 3 तरह के मोशन हो सकता है। ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है, और वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है ना। तो जैसे सपोज करिए कि कोई गैस है और उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, कोई गैस है और उसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल है, जैसे कोई नॉर्मल गैस है उसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल कैसे मूव कर सकता है, ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 हो गई। ये रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब ये रोटेट कैसे करेगा, है ना, ये तो एक पार्टिकल है, बहुत टाइनी पार्टिकल है, तो इसका कोई एक्सिस ही नहीं होगा, तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 हो जाएगी। अगर सपोज करिए कि कोई इस तरह से 2 मॉलिक्यूल वाला गैस है, 2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये एक एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, है ना। तो जिस एक्सिस में ये है उसके अबाउट कैसे रोटेट करेंगे, तो ये एक्स एक्सिस पे तो खुद ही है, तो ये किसके अबाउट रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, मतलब ये इस तरह से ऐसे रोटेट कर सकता है। जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है ना। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता। तो इसमें ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा सकता है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जा सकता है, तो ट्रांसलेशनल तो इसमें 3 ही होंगे, लेकिन रोटेशनल इसमें 2 हो जाएंगे, तो 3 + 2 इसकी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। और ये ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, इस तरफ वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन वो जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है डायनेमिकल सिस्टम के लिए, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके लिए हम इस तरह से ये इसको जनरलाइज करके एक फॉर्मूला बनाते हैं, 3n - a। n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल, जैसे नाइट्रोजन गैस है तो एक मॉलिक्यूल में n की वैल्यू 2 हो गई, है ना, क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए।
2। अगर ओजोन है जैसे O3 है, तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 3 होंगे, तो इसके लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, और जो A है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस है बिटवीन द एटम्स ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन द एटम्स ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। तो ये जैसे एटम्स हैं उनके बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं, जैसे ये 2 है तो इसमें एक रिलेशन बन सकता है। अगर ये 3 एटम है तो इसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनेगा, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनेगा, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनेगा। तो रिलेशन को आप बॉन्ड से भी कह सकते हो कि कितने बॉन्ड बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है वो 3n माइनस ए से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब ये जैसे मोनो एटॉमिक गैस है, कोई गैस है उसमें एक ही एटम है ना, तो नंबर ऑफ एटम इन ईच मॉलिक्यूल 1 हो गया, और एटम एक ही है तो आपस में एटम्स के बीच में कोई इंडिपेंडेंट रिलेशन नहीं है, तो ए की वैल्यू 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लगाइए, तो एफ हो जाएगा 3n माइनस ए। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो ये 3 इंटू 1 माइनस 0, ये 3 के इक्वल होगा। डाई एटोमिक, ये कोई डाई एटोमिक गैस है, जैसे नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो, है ना, तो n तो 2 हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, और इन दोनों में एक ही बॉन्ड बनेगा तो ये ए की वैल्यू 1 आएगी, है ना। तो इसमें फॉर्मूला लगाइए तो 3 इंटू 2 माइनस 1, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5। फिर ये ट्राई एटॉमिक गैस है लेकिन लीनियर है, मतलब एक ही लाइन में 3 एटम है, तो इसमें एक रिलेशन ये बनेगा, एक रिलेशन ये बनेगा, तो इंडिपेंडेंट रिलेशन 2 हो जाएंगे, है ना। तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा 3n, यानी कि 3 इंटू 3 माइनस 2, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाएगा। अगर ये ट्राई एटॉमिक है लेकिन नॉन लीनियर है, मतलब एक लाइन में ये तीनों नहीं है, तो इसमें कितने रिलेशन बन जाएंगे, इसमें एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन ये हो गया, और एक रिलेशन ये हो गया, तो इंडिपेंडेंट रिलेशन हो गए 3, और नंबर ऑफ एटम्स भी 3 हो गया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू 6 के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से 3n माइनस ए के फॉर्मूले से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जैसे हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 kT है। तो वो जो 1/2 kT है वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की होगी, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करेगी। तो पहले हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है वो हाफ kT होती है, लेकिन वो जो हाफ kT होती है वो 1 डिग्री फ्रीडम के लिए है। अगर किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना होगा। तो अगर आपको एक मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल की, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मॉलिक्यूल की, वो हो जाएगी 1/2 kT, और इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये f/2 kT के इक्वल हो जाएगा। और k की वैल्यू अगर डालोगे, k की वैल्यू हम n इंटू आर लिख सकते हैं, है ना, तो nRT हो जाएगा, और ये f, तो f/2 nRT। n यहाँ पे किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें अगर आपको n मॉलिक्यूल्स हैं तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी
n मॉलिक्यूल n मोल्स की, तो F/2 RT और उसको फिर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये n मोल्स की पोलर एटॉमिक गैस की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ होगा तो F/2 nRT वाला फॉर्मूला यूज करें। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F निकालेंगे और ये सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ पे ये जो n है ये नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है। ठीक है बेटा, ये खत्म हो गया। इसके कुछ क्वेश्चन है नीचे, आप इसमें 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 और 2 मार्कर्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, और एक 3 नंबर में इसका एक ही क्वेश्चन बनता है, वो जो प्रेशर वाला एक्सप्रेशन था 1/3 रो सी स्क्वायर, उसका डेरिवेशन वो 3 नंबर में पूछा जाता है ना। तो आप इसके 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। क्लियर बेटा, ये टॉपिक तो खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑसिलेशंस। ठीक है, ये पीडीएफ में अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ आपको। ओके ओके बेटा।